फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 24 नवंबर है और 23 नवंबर के टॉपिक्स हम कंप्लीट कर रहे हैं। मेरे लेक्चर्स आपको इसलिए पसंद आएंगे क्योंकि ये सारे नोट्स हैंड रिटन नोट्स है, जो कि बहुत ही सिंपल इजी लैंग्वेज में है और ये आपको इतने अच्छे लगेंगे कि आपको सारी नोट्स मेमोराइज हो जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट एनिमी प्रॉपर्टी? तो उसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एनिमी प्रॉपर्टी है। अब आप बोलेंगे कि एनिमी प्रॉपर्टी क्या होता है, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि ऐसी प्रॉपर्टी जो चाइना और पाकिस्तान के रेजिडेंट्स की है और वो पहले भारत में रहते थे लेकिन बाद में चाइना और पाकिस्तान के सिटीजन बन गए थे, उन्होंने वहाँ की नागरिकता ले ली है, तो अब वो एनिमी प्रॉपर्टी होगी अगर उनकी भारत में कोई भी प्रॉपर्टी है तो, और उस प्रॉपर्टी पर उनका अब कोई अधिकार नहीं है 2017 के बाद में। ठीक है, आज एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है भगवान श्री पार्श्वनाथ का। ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है और ऑलरेडी आरएएस प्री के अंदर और यूपीएससी प्री में क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन फ्यूचर में भी आ सकता है। भगवान श्री पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? आप बोल रहे हो कि बिल्कुल सिंपल वन स्टेटमेंट में है, तो भी आ सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है। भगवान श्री पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन सर्प, हिरण, हाथी, कल्पवृक्ष, यानी सांप, हिरण, हाथी, कल्पवृक्ष, कौन सा प्रतीक चिन्ह है ये आपको बताना है। चलो, आज बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक आए हैं। सबसे पहले टेंटालम फाउंड इन सतलज रिवर, हियर इज वाई इट इज सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया सेमीकंडक्टर। तो एक टेंटालम एक रेयर मेटल होता है जो कहाँ मिला है? सतलज रिवर के अंदर। तो हियर इज, तो ये एक न्यूज़ अभी हर न्यूज़ चैनल पर आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी। तो मैं सबसे पहले आपको इसका फोटो दिखा देता हूँ। ये देखो, ये होता है टेंटालम। ठीक है, फोटो आपने देख लिया। अभी ये आपको मैं समझा देता हूँ इसको। सबसे पहले ये एक रेयर मेटल होता है। रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो IIT रोपर हैज फाउंड टेंटालम इन द सतलज रिवर सेंड इन पंजाब, यानी पंजाब के अंदर सतलज रिवर है, उसके अंदर इन्होंने टेंटालम को फाउंड किया है। इसका एटॉमिक नंबर है 73, याद रखना है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन वन एटॉम ऑफ द एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एलिमेंट्स, एक एटॉम ऑफ एलिमेंट्स में कितने पाए जाते हैं, उसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ग्रे, हेवी एंड वेरी हार्ड। अब इस चीज़ को समझो कि ये कौन सा कैसे होता है। तो ग्रे होता है, हेवी मजबूत होता है और वेरी हार्ड होता है। यहाँ तक कि आप बड़े बड़ी मशीनरी टूल्स को भी इससे काट सकते हैं। ठीक है, जैसे प्लेटिनम होता है, आपने सुना होगा कि प्लेटिनम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सोने से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो वैसे ये भी ग्रे, हेवी एंड वेरी हार्ड होता है, इससे मशीनरी टूल्स को काटा जा सकता है। टेंटालम ऑल्सो हैज एन एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी अगर इसके लिए इसको पिघलाना है तो बहुत 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 ज़्यादा तापमान की जरूरत है। मैंने इसलिए 3 बार बहुत बोला है क्योंकि वास्तव में इसके अंदर इसकी अगर पिघलाना है तो इसको बहुत ज़्यादा तापमान की जरूरत है, इसलिए हमको इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। एक्सीडेड ओनली बाई टंगस्टन एंड रहीनियम, यानी जो टंगस्टन होता है और रहीनियम होता है उससे भी ज़्यादा इसको टाइम लगता है पिघलाने में। इसके अंदर हाई कोरिजन रेजिस्टेंस होती है और व्हेन एक्सपांस टू एयर, जब इसको एयर के अंदर एक्सपोज किया जाता है तो इट फॉर्म्स एन ऑक्साइड लेयर, यानी एक ऑक्साइड लेयर का निर्माण करता है जो कि एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रिमूव, यानी जिसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इवन व्हेन इट इंटरेक्ट विद स्ट्रॉन्ग एंड हॉट एसिड एनवायरनमेंट। आप सोचिए कि हम कहीं पर एसिड डालते हैं, नॉर्मल एसिड की बात कर रहा हूँ, तो भी वो जगह साफ हो जाती है, लेकिन एक तरह से इसके अंदर मतलब इसकी स्ट्रॉन्गनेस देखिए आप, इतना मजबूत होता है कि अगर आप एसिडिक एनवायरनमेंट में भी ये नहीं पिघलेगा, मतलब इतना इसके अंदर। और ये जब एयर्स के अंदर एक्सपोज करते हैं तो भी एक ऑक्साइड लेयर का निर्माण करता है। इट कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर और थ्रेड विदाउट ब्रेकिंग, यानी इसको स्ट्रेच किया जा सकता है इनटू थिन वायर के अंदर, यानी बिल्कुल पतले तार में भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो नहीं टूटेगा। आप सोचिए थिनेस्ट जो बिल्कुल पतला तार होता है, अगर उसके अंदर भी इसको स्ट्रेच कर दिया जाए फिर भी नहीं टूटेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये इसकी जो मजबूती होती है वो बहुत ज़्यादा है अल्टीमेटली। और इसको डिस्कवर कब किया गया था? 1802 के अंदर। अब इसके यूज समझ लो। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर इसका यूज किया जाता है। जैसे कैपेसिटर्स फ्रॉम टेंटालम आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी अगर टेंटालम से कोई भी कैपेसिटर बनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और कैपेसिटी ऑफ हाई स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नो लीक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इस चीज़ को याद रखना, उसके अंदर जो टेंटालम होती है उसकी हाई स्टोरेज तो कैपेसिटी होती है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का कोई लीकेज नहीं होता है, मतलब लॉन्ग टर्म तक अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना है तो आप टेंटालम के द्वारा जो कैपेसिटर बने होते हैं उसके अंदर यूज कर सकते हो उसको। तो ऐसे टाइप की प्रोडक्ट आप बना सकते हो किससे? टेंटालम से। तो उसका पहला यूज समझ में आ गया। दूसरा, सब्स्टिट्यूट फॉर प्लेटिनम। ऑब्वियस है सबसे ज़्यादा मजबूत हम किसको बोलते हैं? प्लेटिनम को बहुत ज़्यादा मजबूत बोलते हैं। उसका ये एक तरह से सब्स्टिट्यूट है। एक तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और सब्स्टिट्यूट फॉर प्लेटिनम एज हाई हीट इज रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग, मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा हीट की जरूरत होगी अगर इसको पिघलाना है तो। सर्जिकल इक्विपमेंट, यानी आपने सोचा होगा कि जैसे बहुत सारे हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या करते हैं कि हम मेटल की हम लगाते हैं कि बोल्ट लगाए, जैसे किसी का पेट टूट गया। देखो मैं नहीं चाहता किसी का पेट टूटे, लेकिन अगर किसी का पेट टूट जाता है, हड्डी ब्रेक हो जाती है, उस केस में क्या होता है उसके स्क्रू बोल्ट ऐसे कुछ लगा के उसके पैर के अंदर की जो मांसपेशियां उनको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अगर सर्जिकल इक्विपमेंट के रूप में भी इसको यूज किया जा सकता है ताकि फ्यूचर में मांसपेश मतलब ये एक तरह से मजबूत और टिकाऊ रहे और आने वाले भविष्य तक जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स है उनके साथ में रिएक्ट नहीं करे। और रिएक्ट नहीं करेगा तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? हमारे शरीर के अंदर कोई किसी प्रकार की बीमारी, विषाक्तता उत्पन्न नहीं होगी। नहीं तो बहुत सारे जैसे आयरन की अगर आप कोई रोड लगा दें तो उससे क्या होगा? आयरन क्या
जब भी पानी के साथ में संपर्क में आता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, आयरन धीरे 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 जंग खाने लग जाता है। तो उससे कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी के ऊपर उल्टा असर आने लग जाता है। तो इस तरह डज नॉट रिएक्ट विद बॉडीली फ्लूइड्स। उसके बाद कटिंग ऑफ हाई स्पीड मशीन टूल्स, और ये हाई स्पीड जो मशीन टूल्स होते हैं, यानी बड़े बड़े जो मशीन टूल्स होते हैं उनको भी कट कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियस है खुद इतना स्ट्रॉन्ग है। प्लेटिनम से क्या ये सब्स्टिट्यूट जो चीज़ है, प्लेटिनम का जो सब्स्टिट्यूट है उसको वो क्या कर सकता है, वो हाई स्पीड मशीन टूल्स को भी कट कर सकता है। यूज्ड इन केमिकल सेक्टर, न्यूक्लियर पावर सेक्टर और मिसाइल्स, यानी इसको केमिकल सेक्टर के अंदर भी यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर सेक्टर में यूज किया जा सकता है, मिसाइल सेक्टर में भी यूज किया जा सकता है। इस तरह जो टेंटालम है उसके बहुत सारे यूजेज है, ये सब आपने देख लिए होंगे। चलो मैं आपको और एक छोटी सी चीज़ इसमें और दिखा देता हूँ, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारे मिशन अभी धीरे धीरे उसकी ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। तो अगर हम चाहें तो हम भविष्य में टेंटालम का यूज करके सेमीकंडक्टर चिप के अंदर भी इसको यूज किया जा सकता है। बूस्ट टू इंडिया क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी, और हम इंडिया की क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी को भी आगे बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मिनरल्स की पहले से कमी है। और अगर टेंटालम जैसे मिनरल्स मिल जाते हैं तो ऑब्वियसली हम उनसे अच्छी इनकम भी कमा सकते हैं, अच्छी रेवेन्यू हो सकती है, और हमारे देश को एक प्रगति की राह भी मिल सकती है। तो इसका इंपोर्ट वैसे भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, बट नाउ टेंटालम कैन बी यूज्ड इन डिफेंस एंड मल्टीपल सेक्टर्स में इसको सब्स्टिट्यूट की तरह यूज किया जा सकता है। कट डाउन डिपेंडेंस ऑन चाइना, और चाइना पर डिपेंडेंस हमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी हमको अगर टेंटालम चाहिए होता है तो हम कहाँ से परचेज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं चाइना से। लेकिन अगर हम अभी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में हम चाहे तो हम कट डाउन कर सकते हैं डिपेंडेंस ऑन चाइना, क्योंकि अगर हमारे यहाँ पर स्टोरेज मिल जाता है तो वैसे मिला है, लेकिन अब कितनी मात्रा में कितनी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें तो फ्यूचर में पता चलेगा। उसके बाद इंडिया एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट, हमारे इंडिया का एक रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है 500 गीगावाट टारगेट बाई 2030 तक पहुंचाना है। तो अगर हम जो ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमको सोलर प्लेटें लगती है, तो सोलर का जो रॉ मटेरियल होता है वो हम चाइना से, वियतनाम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो उसके अंदर भी अगर हम चाहे तो उसमें सब्स्टिट्यूट का यूज कर सकते हैं टेंटालम का, और अगर उसका सब्स्टिट्यूट का यूज होगा तो इंपोर्ट कम हो जाएगा। और हम अगर हमारे यहाँ पे हमारे देश के अंदर ही रॉ मटेरियल होगा तो हम टारगेट को जल्दी से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग हमारे लिए कम होगी। स्टेट्स इकोनॉमी, उसके बाद ये माइनिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा, स्टेट की इकोनॉमी को बढ़ावा देगा, देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देगा। इस तरह अल्टीमेटली टेंटालम हमारे जो इंडिया है उसकी प्रोग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा मिनरल साबित हो सकता है। लेकिन हमें उसके लिए क्या फोकस करने की जरूरत है, हमारे प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग पे, प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, इन सारी चीज़ों पर हमें फोकस करने की जरूरत है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। मेजर ऑन टू एक्सपांड कल्टिवेशन ऑफ GI टैग्ड ऑन टू कारा सिसेम। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं। देखो दो चीज़ें होती है, एक तो होता है सी बकतौन और एक होता है जो हमने प्रोडक्ट अभी GI के अंदर गया है उसको मैं समझा देता हूँ। देखो पहले उसको दिखा देता हूँ। ओंटुकारा सिसम, तो ये एक सिसम की प्रजाति, मतलब सिसम का टाइप है जो कि केरला और इंडिया के अंदर ग्रोथ करता है मोस्टली। ठीक है, इंडिया की जो केरला स्टेट है उसके अंदर सबसे ज़्यादा सिसम के अंदर ग्रोथ किया, सिसम की एक प्रजाति है वो ग्रोथ कहाँ करती है, केरला के अंदर। क्या नाम है उसका, ओंटुकारा सिसम। इसका सबसे बड़ा यूज़ क्या है, इसको ऑयल मेकिंग में यूज़ किया जाता है। उस ऑयल का कहाँ यूज़ किया जाता है, उसको सबसे पहले तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं उनसे फाइट करने में उसका यूज़ किया जा सकता है, जो कि बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। यानी ऐसे रेडिकल्स, ऐसे फ्री रेडिकल्स जो डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे बॉडी सेल्स को, जो हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, उनसे फाइट करने में हेल्प करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसको हार्ट पेशेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर ऑयल से मालिश की जाती है तो हार्ट पेशेंट के लिए अच्छा रहता है। और स्किन प्रोटेक्शन, अगर हम अपनी स्किन पर भी लगाते हैं इसका ऑयल, जो कि ये ओंटुकारा सिसम है उसका ऑयल लगाते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए, स्किन के लिए भी प्रोटेक्टिव होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलो, एक होता है सी बकतौन, तो ये क्या, एक सर्ब है विच प्रोड्यूस एन ऑरेंज येलो कलर्ड एडिबल बेरी, यानी ऑरेंज येलो कलर की एडिबल बेरी को प्रोड्यूस करने का काम करता है। इट्स श्योर इन टेस्ट, और जो ये टेस्ट के अंदर थोड़ा सा मतलब इसमें खारापन हल्का सा वैसा होता है, बट रिच इन विटामिन, लेकिन विटामिन बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली विटामिन सी। याद रखना विटामिन सी पाया जाता है। अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आता है कि जो सी बकतौन है उसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है तो बिल्कुल सही जवाब है। वाइटल क्रॉप इन लद्दाख सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है, तो हिमालयन रीजन के अंदर होता है ये, लद्दाख के अंदर विथ 90% ऑफ प्रोडक्शन, यानी 90% जो प्रोडक्शन होता है वो केवल लद्दाख के अंदर होता है। इसको वंडर प्लांट भी बोला जाता है, लद्दाख गोल्ड भी बोला जाता है, गोल्डन ब्रश भी बोला जाता है, और गोल्डन वाइन भी बोला जाता है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वंडर प्लांट किससे रिलेटेड है, तो आपको ये याद रखना है, वंडर प्लांट सी बकतौन से रिलेटेड है। वंडर प्लांट, लद्दाख गोल्ड, गोल्डन ब्रश और गोल्डन वाइन फाउंड इन हिमालयन रीजन, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और सोइल बाइंडिंग प्लांट, ये ऐसा प्लांट है जो सोइल बाइंडिंग प्लांट यानी मृदा को जोड़े रखता है। आप हम बहुत सारे प्लांट ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं कि सोइल के अंदर उसको जोड़ने का काम नहीं करते हैं, उसकी मिट्टी का अपर्दन का काम करते हैं, लेकिन ये मिट्टी को जोड़ने का काम करता है। इससे ये फायदा मिलेगा कि मिट्टी का अगर अपर्दन कम होगा तो उसके कारण क्या होगा, मिट्टी बह बहकर समुद्र में नहीं जाएगी, तो वो एक तरह से ज़्यादा उपजाऊ होगी। तो ये सोइल बाइंडिंग प्लांट है। चलो ये टॉपिक भी समझ लिया है, कितना अच्छा टॉपिक था। अब नेक्स्ट टॉपिक समझो, व्हाट इज द रूलिंग अगेंस्ट इन यूकेस रवांडा डील। देखो एक्चुअली क्या है कि कल जो न्यूज़पेपर था उसके अंदर ज़्यादा आर्टिकल्स तो आए नहीं है, प्रैक्टिकल बात ये है, और उसमें सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जैसे एक अच्छी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी, ये जैसे क्या नाम है, ओंटुकारा सिसम, उसके अलावा सी बकतौन, ये दो टॉपिक बहुत शानदार थे। उसके अलावा टेंटालम, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी अच्छा है। अभी एक एडिटोरियल शानदार आया है, उसको भी पढ़ेंगे। वो मतलब 1-2 दिन पहले का था, तो मेरे को वो अच्छा लगा था, उससे रिलेटेड न्यूज़ भी आई थी थोड़ी बहुत, तो मैंने कहा कि इसका प्रॉपर आपको नोट्स देना मेरे लिए ज़रूरी था, इसलिए मैंने उसको ले लिया है।
चलो अभी एक छोटी सी न्यूज़ सुन लो सिर्फ ये जानकारी के लिए कि व्हाट इज द रूलिंग अगेंस्ट द यूकेस रवांडा डील, यानी यूके ने किसके साथ डील की, रवांडा के साथ। तो अभी आपको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। जो हमारे यूके के अभी कौन है प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, तो उन्होंने क्या किया कि रवांडा के साथ डील की थी थोड़े टाइम पहले, जिसके अंदर वहाँ पर जो इलीगल माइग्रेंट रहते थे उनको कहाँ भेजा जाएगा, रुवांडा के अंदर भेजा जाएगा। ठीक है, जो रवांडा है उनके वहाँ पर भेजा जाएगा। 100 मिलियन पाउंड दिया जाएगा किसको, रवांडा को। किसके लिए कि इसके लिए कि ताकि ये जो एसाइलम सीकर्स होते हैं, जो ये रेफ्यूजी जिसको हम बोलते हैं, रेफ्यूजी इन द सेंस जो माइग्रेंट्स वहाँ पर आए हैं यूके के अंदर रह रहे हैं, जो यूके के पर्टिकुलर यूके के रेजिडेंट नहीं है, उनको कहाँ भेजा जाएगा, रवांडा भेज दिया जाएगा। और रवांडा को 120 मिलियन पाउंड दिए जाएंगे ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। अब आप सोचिए वहाँ जाने के बाद रवांडा हेल्प करता है नहीं करता है, ये तो रवांडा ही जाने, बट इनकी तरफ से यूके ने तो एक तरह से अपने यहाँ से चीज़ों को क्लियर कर दिया है इस तरह से। तो रवांडा इज सेफ कंट्री, इसलिए यूके ने वहाँ पर भेज दिया है। इजराइल मेड ए सिमिलर एग्रीमेंट, इजराइल ने भी एक सिमिलर एग्रीमेंट किया है किसके साथ में, रवांडा के साथ में। ये चीज़ याद रखना, इजराइल ने एक सिमिलर एग्रीमेंट किया है किसके साथ में, रवांडा के साथ में, युगांडा के साथ में, इन 2014 से 2017 के बीच में। तो इस तरह ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज है जिसने ऑलरेडी ऐसे इस टाइप के एग्रीमेंट किए हैं, जो उनके यहाँ पर कोई अगर रेफ्यूजी रह रहा है या कोई माइग्रेंट्स रह रहे हैं इलीगली, तो उन माइग्रेंट्स को कहाँ भेज दिया जाता है, उन माइग्रेंट्स को भेज दिया जाता है, आप सोचिए, दूसरे देश के अंदर। उनको मतलब कोई रूल्स रेगुलेशन से मतलब नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया और इजराइल दो, अभी इससे भी पहले जो यूके से पहले उन्होंने भी ऑलरेडी डील कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पपुआ न्यू गिनी के साथ की थी और रेफ्यूजी को भेजने के लिए, और इजराइल ने किसके साथ की थी, रवांडा और युगांडा के साथ में 2014 से 2017 के बीच में। और यूके का सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है अल्टीमेटली, इट इज़ अनलॉफुल विद असाइलम सीकर्स, यानी ये अनलॉफुल है और असाइलम सीकर्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है, यूके के सुप्रीम कोर्ट का। क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सहायता मांग रहा है तो आप उसको दूसरे देश में नहीं भेज सकते, या तो आप उनको उनके खुद के देश में भेज दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उनको दूसरे देश में भेजेंगे और क्या पता उनके साथ वहाँ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा हो, क्योंकि हमने तो उनको पैसा दे दिया है रवांडा को, लेकिन एक्चुअल में रवांडा में इतना गंदा ट्रीटमेंट कर रहे हो, वो अपने जो रवांडा के लोकल व्यक्ति हो उन पर पैसा खर्च कर रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर पर, लेकिन जो वहाँ के रेफ्यूजी है, जो असाइलम सीकर्स है, उन पर कोई खर्चा नहीं कर रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस पर यूके सुप्रीम कोर्ट, इट इज़ अनलॉफुल विद असाइलम सीकर्स। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने समझ लिया। ये एक्चुअली जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि इससे रिलेटेड फ्यूचर में एडिटोरियल आ सकते हैं, कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड एडिटोरियल आ सकते हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक को लिया है। बाकी ये अपने लिए एक्चुअली मतलब यूपीएससी के लिए डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में अपने लिए काम की हो सकती है। चलो, एक बहुत शानदार एडिटोरियल है जिसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन अभी हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। द प्राइज ऑफ परसिस्टेंट फेडरल फ्रिक्शन। अभी क्या हो रहा है, हमारे देश में एक दिक्कत हो रही है और सेंटर और स्टेट में डिस्प्यूट बहुत हो रहे हैं। जो सेंटर है और स्टेट के अंदर, दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहे हैं। किससे रिलेटेड, टैक्स रेवेन्यू से रिलेटेड, कि अगर कोई भी रेवेन्यू है, कोई भी इनकम है, तो क्या होता है, उसको कलेक्ट करने का काम कौन करता है, सेंट्रल, लेकिन स्टेट को वो रेवेन्यू पहुंचाते नहीं है। अब अगर स्टेट को रेवेन्यू नहीं मिलेगी या स्टेट को रेवेन्यू मिल रही है तो किस स्टेट को ज़्यादा मिल रही है, किसी स्टेट को कम मिल रही है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके कारण क्या होता है, स्टेट के अंदर और उसके अलावा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कि सेंट्रल के अंदर गवर्नमेंट कौन सी है, रूलिंग पार्टी कौन सी है, और स्टेट के अंदर रूलिंग पार्टी कौन सी है, दोनों के विचारों में जब फर्क होता है तो सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन में दिक्कत आ जाती है। तो इस तरह ऑथर कहना चाहता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हमें अपनाने की जरूरत है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझ लो। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है कि बोथ सेंटर एंड स्टेट शुड सेटिस्फाइड विद ईच अदर एंड इंप्रूव देयर रिलेशन, यानी उन दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेशन को सुधारने की जरूरत है और एक दूसरे से मिलकर सहभागिता के साथ वो रहे, इसको बोला जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब आप हिस्ट्री देख लो, हमारे यहाँ पे 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे कंट्रोल्स थे इन्वेस्टमेंट पर, उनसे फ्री कर दिया गया स्टेट को। जब स्टेट फ्री हो गए तो स्टेट को लगा कि अब हमें भी थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी मिलेगी कुछ काम करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे जो सेंटर ने टैक्स इनकम होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्टेट्स के अंदर बहुत ही अलग अलग तरीके से, अलग अलग मैनर्स में, और ऐसे स्टेट्स को जो जिसमें जनसंख्या ज़्यादा है उनको ज़्यादा मिल रहा है, बट एक्चुअल में उन्होंने विकास कुछ नहीं किया है। जैसे यूपी बिहार, पहले उनको पैसा एक्चुअली ज़्यादा मिलता है, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा तो ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन उनके कंपेरेटिवली जितना उन्होंने विकास किया उससे ज़्यादा विकास जनसंख्या नियंत्रण पर, बहुत सारी चीज़ों पर केरला उन स्टेट ने किया है। तो इस तरह फेडरल रिलेशन बिगड़ते हैं, क्योंकि जब एक स्टेट को पर पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है क्योंकि वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन दूसरे स्टेट में दूसरे मायनों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया है, स्किल डेवलपमेंट किया है, अलग अलग मुद्दों पर काम किया है, लेकिन उनको पैसा इनकम नहीं मिल रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इश्यू है। तो इट इज़ ए बिग रीजन ऑफ डिस्प्यूट। न्यू पॉलिसीज एम्पावरिंग सेंटर विच इज मेकिंग सेंटर स्टेट रिलेशनशिप क्रिटिकल। अभी न्यू पॉलिसीज आई है जो कि एम्पावर कर रही है किसको, सेंटर को। ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज है जो कि सेंटर को एम्पावर करती है, लेकिन उसके कारण क्या हो जाता है, सेंटर और स्टेट की रिलेशनशिप क्रिटिकल हो जाती है। जैसे पीएम गति शक्ति योजना, उसके अंदर सेंटर ने क्या बोला कि हमारी गाइडलाइंस के हिसाब से स्टेट को चलना होगा। तो एक तरह से इससे एम्पावरमेंट किसको मिल रही है, अल्टीमेटली चल किसकी रही है, सेंटर की। लेकिन जब सेंटर की चल रही है तो बहुत सारे स्टेट उनकी बात नहीं मानते हैं। पीएम आवास योजना, अभी जस्ट आपने सुना होगा, आज से 10-15 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि वेस्ट बंगाल ने क्या किया, जो पीएम आवास योजना था, फिर अपन ने पढ़ा था प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, पूरा टॉपिक पढ़ा था और उसको अच्छे से समझा था यूपीएससी के नजरिए से। तो जब ये दोनों टॉपिक आए थे तो तब उस टाइम पे क्या हुआ था, वेस्ट बंगाल ने क्या किया कि उनके नाम से वेस्ट बंगाल आवास योजना, तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने उसके पैसे रोक दिए स्टेट गवर्नमेंट के। उसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी गलती है, क्योंकि कोई योजना अगर सेंटर ने लेकर आए हैं तो उस पर स्टेट का नाम नहीं आ सकता,
मतलब जो योजना का लीगल नेम रहेगा वही रहना चाहिए। लेकिन बात ये नहीं हो रही है, बस कहने का मतलब ये है कि दोनों सेंटर और स्टेट की जब विचारधारा में मेल नहीं होता है, या उनकी पॉलिटिकल पार्टी में लिंकेज नहीं होता है, या फिर उन दोनों के बीच में फंडिंग वाइज कोई भी इशू आता है, तो इसी कारण दोनों के रिलेशंस बिगड़ते हैं। और अल्टीमेटली बियर किसको करना पड़ता है, सफ़र किसको करना पड़ता है, जो वहाँ के लोकल सिटीजन्स होते हैं उस स्टेट में जो रहने वाले रेजिडेंट्स होते हैं उनको दिक्कत आती है। अब नेक्स्ट टॉपिक समझो, मतलब इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक इन द सेंस नेक्स्ट पॉइंट समझो, आर्टिकल 245 से 255 इन पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 11 है जो सेंटर स्टेट रिलेशन को मैनेज करता है, आर्टिकल है 245 से 255। याद रखना है आपको। एक 7वां शेड्यूल भी देख लो, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो कि इससे लिंक्ड है। 7th शेड्यूल बोलता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसी 3 लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट के अंदर क्या होता है, केवल यूनियन गवर्नमेंट ही उससे रिलेटेड लॉ बना देते हैं, जो यूनियन लिस्ट में नाम दिए गए होंगे, और जो टॉपिक्स स्टेट लिस्ट के अंदर होंगे उस पर केवल स्टेट लॉ बना सकती है। और जो टॉपिक्स कॉन्करेंट लिस्ट में होते हैं उस पर कौन बना सकते हैं, यूनियन भी बना सकता है, और मतलब सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि कॉन्करेंट लिस्ट के मुद्दों में किसका अल्टीमेटली पावर किसके पास ज़्यादा रहता है, सेंटर के पास, अगर दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो। और उसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और ध्यान रखना, अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई है, सेंटर को दी गई है। तो ये सारी चीज़ें 7th शेड्यूल भी समझ लिया। आर्टिकल 256 से 291 ये किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल रिलेशंस ऑफ सेंटर एंड स्टेट, उससे रिलेटेड आर्टिकल है। अब आप सोचिए कि हमने सारे आर्टिकल समझ लिया, आर्टिकल 256 से 291 भी सेंटर स्टेट से रिलेटेड है, फाइनेंशियल रिलेशंस, जिसके अंदर टैक्स कलेक्ट किया जाता है, जीएसटी कलेक्ट की जाती है, 269, 270, IGST, इस तरह जितनी भी टैक्सेज है उनको कलेक्ट किया जाता है, लेकिन उनको अल्टीमेटली किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, स्टेट्स को। और कुछ को पैसा सेस सरचार्ज वो पैसा कौन रखती है, सेंटर खुद ही रखती है। तो इस तरह ये सारे किस सेक्शंस में है, आर्टिकल 256 से 291 और 245 से 255 है, मतलब सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड, और फाइनेंशियल रिलेशंस के लिए 256 से 291। तो अब आप सोचिए, हमने सारे आर्टिकल भी आपको ध्यान में पड़ जाएगा। आप जब भी आप पॉलिटी की बुक पढ़ोगे तो आपको दिमाग में तुरंत आएगा, अच्छा 245 से 255 ये किससे रिलेटेड है, सेंटर स्टेट रिलेशन से। फाइनेंशियल रिलेशंस यानी टैक्स इनकम, सेंटर को क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस से क्या इनकम हो रही है और उसका कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसको वो सारे प्रोविजंस कहाँ कवर है, आर्टिकल 256 से 291 तक। इश्यूज, सेंटर डोमिनेंस एंड इन्वेस्टमेंट शिफ्ट, यानी इस चीज़ को समझो, जो इशू क्या है, सेंटर डोमिनेंस एंड इन्वेस्टमेंट शिफ्ट। एग्जांपल पीएम गति शक्ति स्कीम, क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि सेंटर और स्टेट के अंदर जो रिलेशंस है उनमें इतने क्रिटिकल कैसे है वो रिलेशंस, उनका एक ही रीजन है। उसके अंदर क्या होता है कि सेंटर ने एक्चुअली डोमिनेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे पीएम गति शक्ति योजना है, सेंटर ने बोल दिया कि आपको इस गाइडलाइन से काम करना है, हमारा जो टारगेट्स है उसको पूरा करना होगा टाइमली कंप्लीट। जो हमारे मतलब हाईवे बन रहे हैं बहुत सारी, तो उसमें क्या स्टेट का रोल भी होता है, क्योंकि जमीन एक्चुअली कौन खरीदने का काम करता है, जमीन एक्वायर करने का काम स्टेट का है। तो इस तरह सेंट्रल का प्रेशर रहता है उन पर कि आप जमीन को जल्दी खरीदो ताकि हम वहाँ पर हाईवे बना के दें। तो दोनों स्टेट में जब पॉलिटिकल रूलिंग अलग होती है, उसके अलावा जब सेंटर के डायरेक्शंस एम्पावरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है, डोमिनेंस बढ़ जाती है, तो उस केस में सेंटर और स्टेट के रिलेशन बिगड़ने के चांस बढ़ जाते हैं। फिजिकल कंपटीशन, हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, फिजिकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे क्या होता है, यूपी, महाराष्ट्र और जो गुजरात है, 3 स्टेट ऐसे हैं जिनको सबसे ज़्यादा भर भर के पैसा मिलता है। कोई भी नई स्कीम होती है वहीं लॉन्च होती है अल्टीमेटली। तो उसके कारण क्या होता है, दूसरे स्टेट को पैसा नहीं मिलता है। जब स्टेट के साथ में भी पक्षपात होता है, कंपेरिजन होता है किसी भी मुद्दे पे, तो फिर जो जिन स्टेट को पैसा मिल रहा है उनको तो कोई इशू नहीं है, और कितनी बार वो रूलिंग पार्टी के ही स्टेट होते हैं। यानी बीजेपी कहाँ है, सेंटर के अंदर, और स्टेट के अंदर यूपी के अंदर भी बीजेपी है, गुजरात में भी बीजेपी है और महाराष्ट्र में भी बीजेपी है, तो उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा। और अगर दूसरे स्टेट में रूलिंग पार्टी की जगह अपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट है, तो उस केस में क्या होगा, उनको पेमेंट कम मिलेगा, अमाउंट एक्सपेंडिचर उन पर स्पेंडिंग कम होगी। तो इस तरह सेंटर और स्टेट के जो रिलेशंस होते हैं वो धीरे धीरे बिगड़ जाते हैं। उसके बाद इस टाइप का जो इम्बैलेंस है वो क्या करता है, रिड्यूस्ड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी फॉर स्टेट्स, और स्टेट्स के पास अगर स्पेंडिंग नहीं होगी तो उनकी जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी वो कम हो जाएगी। अभी जस्ट आपने सुना होगा पंजाब ने क्या किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला था, पंजाब ने फ्री बीस दे दी, कितनी 5,000 करोड़ की फ्री बीस, उन्होंने 50,000 करोड़, इतनी मतलब जो पैसा है इतनी रेवड़ियाँ बांट दी। तो उन्होंने सेंट्रल से मोरेटोरियम पीरियड मांगा, कितने सालों का, 5 सालों का, कि ना तो हम आपको प्रिंसिपल का रिपेमेंट करेंगे ना इंटरेस्ट का रिपेमेंट करेंगे, और उसके अलावा हमको पैसा और अब से अलग चाहिए। तो इस केस में अब जैसे गवर्नमेंट दोनों के अंदर चेंज है, लेकिन दिक्कत क्या है, फिर सेंट्रल स्टेट के रिलेशन इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि जब उन्होंने फ्री बीस देने की जरूरत क्या थी, तो अल्टीमेटली उन्होंने एक नई चीज़ को चलन में डाल दिया है, फ्री बीस को। तो इस तरह क्या दिक्कत आती है उस केस में, फिर सेंटर बोलता है, अगर सेंटर उनकी फंडिंग, सेंटर को इंटरेस्ट पेमेंट चाहिए, तो उस केस में सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन बिगड़ जाते हैं। इनएफिशिएंसी फ्रॉम पैरेलल पॉलिसी, यानी पैरेलल जो पॉलिसी होती है उनसे इनएफिशिएंसी, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम, क्या होता है कि जो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आई थी, लेकिन धीरे धीरे 2004 के बाद न्यू पेंशन स्कीम आ गई थी। उसके बाद अभी रूलिंग पार्टी किसको सपोर्ट करती है, न्यू पेंशन स्कीम को। तो अब इन सब चीज़ों के अंदर क्या हो जाता है कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट के स्टेट्स है, कांग्रेस वाले स्टेट्स, उसके अंदर क्या होता है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम के पक्ष में रहते हैं, और सेंटर किसके पक्ष में रहती है, न्यू पेंशन स्कीम में। तो उस केस में क्या होता है, सेंटर और स्टेट के रिलेशन भी बिगड़ जाते हैं। और स्टेट्स आर नॉट फॉलोइंग सेंटर डायरेक्शन, बहुत बार ऐसा भी होता है कि सेंटर के डायरेक्शन को स्टेट के द्वारा फॉलो नहीं किया जाता है, तो ये भी अपने आप में इशू है। तभी तो राष्ट्रपति शासन लगता है कि अगर सेंटर एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, अगर सेंटर के जो
ऑफिशियल वर्किंग है या जो सेंटर के जो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में जो भी काम होते हैं उसमें स्टेट अगर बाधा डालता है तो सेंटर चाहे तो मतलब राष्ट्रपति शासन भी वहाँ पर लग सकता है। पीएम आवास योजना इन वेस्ट बंगाल, अभी मैंने आपको समझाया था कि वेस्ट बंगाल ने अपने हिसाब से उस आवास योजना का नाम चेंज कर दिया, तो उनसे क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी फंडिंग रोक दी, तो अल्टीमेटली उनके रिलेशन बिगड़ जाते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम इन सम स्टेट्स, और सम स्कीम्स मतलब सम स्टेट्स में क्या होता है ओल्ड पेंशन स्कीम, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। अभी भी वो न्यू पेंशन स्कीम नहीं लेके आए हैं। खुद राजस्थान के अंदर उन्होंने बोल दिया था कि अशोक जी मतलब जो वहाँ की सीएम है अशोक जी गहलोत, उन्होंने बोला है कि ओल्ड पेंशन स्कीम ही हमारे लिए जो ओल्ड स्कीम है ओल्ड पेंशन स्कीम वही बेस्ट है ऐसा। चलो वे फॉरवर्ड भी साथ के साथ देख लो। कोलाबरेटिव डायलॉग, अगर हमको सेंटर और स्टेट के रिलेशन को बहुत अच्छा करना है तो हमें कोलाबरेटिव डायलॉग को क्रिएट करने की जरूरत है। हमें ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करना होगा दोनों देशों के मतलब दोनों सेंटर और स्टेट के बीच में ओपन कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर ये पॉसिबल होगा तभी जाके दोनों के रिलेशंस बहुत इंप्रूव हो जाएंगे। एम्पावर करना स्टेट्स को, यानी अभी डिसीजन मेकिंग के पावर्स में और रिसोर्सेज के अंदर क्या होना, किनकी भागीदारी होनी चाहिए, स्टेट्स की। कोई भी डिसीजन लो तो जैसे अभी जीएसटी के डिसीजन है तो उसके लिए एक जीएसटी काउंसिल आई है, तो सेंटर और स्टेट दोनों के डिसीजन से ही वहाँ पर कुछ भी काम होता है, क्योंकि उसके अंदर तभी कोई डिसीजन हो पाता है जब सेंटर की भी सहमति हो स्टेट्स की भी सहमति हो, क्योंकि उसके अंदर सहमति के लिए मिनिमम रिजोल्यूशन ही 75% है। अब आप सोचिए कि डिसीजन मेकिंग अगर दोनों मिलकर करेंगे सेंटर और स्टेट मिलकर, तो उससे क्या होगा, उनके रिलेशंस भी अच्छे हो जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होती है जब हम किसी भी डिसीजन मेकिंग में, जैसे नीति आयोग है तो उसके अंदर स्टेट्स की भूमिका ज़्यादा है। इस तरह अगर जीएसटी फोरम बना है, जीएसटी काउंसिल बनी है, इस तरह बहुत सारी ऐसी बॉडीज होनी चाहिए जिसमें ऑलरेडी स्टेट्स का कोरम होना चाहिए। और उस केस में क्या होगा, जब स्टेट्स का कोरम भी होगा तो सेंटर और स्टेट की डिसीजन मेकिंग एक साथ आएगी और वो मिलकर डिसीजन निकलेगा। उसके बाद कोऑपरेटिव पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जो कोऑपरेटिव यानी जो सेंटर के काम को भी एकदम व्यवस्थित करे, प्लस वो स्टेट्स की वहाँ की जो इकोनॉमिक सिचुएशन हो उसको देखकर भी किया जाए, तभी जाके वो चीज़ें पॉसिबल होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे डायरेक्शंस ऐसे दे दिए जाए स्टेट्स को जो स्टेट्स गवर्नमेंट उनको इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रही है, टाइमली टारगेट ही पूरे नहीं कर पा रही है। तो कोऑपरेटिव पॉलिसीज होनी चाहिए। और क्लैरिटी इन रूल्स, रूल्स के अंदर स्पेसिफिकली क्लैरिटी होनी चाहिए। क्यों क्लैरिटी होनी चाहिए, उसका एक ही रीजन है कि रूल्स जो होते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी रूल्स बनाए जाते हैं, उनको प्रॉपर्ली पहले से ही आप क्लियर कर दो कि इस केस में ऐसा होगा, इस केस में ऐसा होगा, इसको बोलते हैं क्लैरिटी। और जब दोनों किसी भी डिसीजन के लिए पहले से क्लियर होंगे तो वहाँ रिलेशनशिप बिगड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बिल्डिंग ट्रस्ट, यानी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करो। जैसे कोविड के केस में, कोरोना टाइम्स में क्या हुआ था, जो राजस्थान गवर्नमेंट थी उसकी बहुत प्रशंसा की गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। उस टाइम पे क्या होता है, आप सोचिए कि एक पार्टी रूलिंग पार्टी बीजेपी है सेंटर में, और स्टेट जो राजस्थान स्टेट है वहाँ रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस की, ठीक है। लेकिन दोनों अपोजिशन पार्टी, दोनों पार्टियां एक दूसरे के विरुद्ध होने के बाद भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अशोक जी गहलोत की तारीफ की। इसका मतलब ये होता है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। अगर किसी ने अच्छा काम किया है, भले ही वो अपोजिशन में हो, तो उसका सम्मान करना चाहिए, और अगर उसने अच्छा काम नहीं किया है तो वो भले ही वो अपने रूलिंग पार्टी का ही पार्ट ना हो, उसको डांटना चाहिए। अगर इसी पॉलिसी के साथ सेंटर और स्टेट चलती है तो दोनों के रिलेशनशिप बढ़ जाएंगे। तो हमने ये टॉपिक भी देख लिया है। अब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको और दिखा देता हूँ। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है, फेडरलिज्म को पढ़ लिया है अच्छे से। अब आप बोल रहे होंगे कि यार कल तो इतनी अच्छी न्यूज़ नहीं आई थी, तो एक्चुअली यार कभी द हिंदू के अंदर बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अच्छे आर्टिकल्स नहीं आते हैं, लेकिन जो आर्टिकल्स काम के हैं वो मैंने सारी चीज़ें पढ़ा दी है। और कभी बहुत अच्छे आर्टिकल आते हैं तो उस टाइम पे आपको पता है, एक बार मेरी वीडियो 45 मिनट्स की और 50 मिनट्स की बनी थी। रीज़न क्या था, उसके अंदर इतने अच्छे अच्छे आर्टिकल आए थे तो उस दिन मुझे भी पढ़ाने में मजा आ गया था। लेकिन होता है कभी कभी नहीं आते हैं, बट ठीक है चलेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। और हमने ओना टू का सिस्टम पढ़ लिया है, उसके अलावा हमने यूके और रवांडा की जो डील है उसको समझ लिया है, एंड सी बकटोन को भी समझ लिया है, ठीक है। और एक टॉपिक और क्या पढ़ लिया है, टेंटालोम को भी हमने साथ के साथ पढ़ लिया है। तो इस तरह ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एक छोटा सा आपको आर्टिकल और देख लो, सुप्रीम कोर्ट बिगिंस हियरिंग ऑन प्लिया अगेंस्ट पार्टीज ऑफरिंग फ्री बीस ड्यूरिंग इलेक्शन। यानी अभी इलेक्शन के अंदर पार्टीज क्या कर रही है, फ्री बीस बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर रही है, तो अभी इसकी अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन देगा ये फ्यूचर में पता चलेगा। लेकिन अभी आज मैंने फ्री बीस इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि जैसे अगर आज ये न्यूज़ में आई है फ्री बीस का टॉपिक, तो आज से 2 या 5 दिन के अंदर फ्री बीस का एडिटोरियल आ जाएगा। जब एडिटोरियल अच्छे से आ जाएगा तो हम उससे भी पॉइंट निकालेंगे और अच्छे से फ्री बीस का टॉपिक पढ़ेंगे, ताकि आपके लिए प्रॉपर्ली मेंस का एक आंसर रेडी हो जाए, उसके बाद आपको उसको बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। तो इस तरह फ्री बीस का टॉपिक भी हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। लेकिन जब अच्छा एडिटोरियल आएगा 2-3 दिन 5 दिन में आ जाएगा, इतना पक्का है, क्योंकि जनरली क्या होता है कोई भी न्यूज़ आती है उसका एडिटोरियल उसके 2-4 दिन 5 दिन में आ जाता है, तो तब हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। और ये यूके रवांडा डील भी देख ली है, मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछ लिया है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए। अगर आपको कोई भी कमी लगती है आप कमेंट कीजिए, टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, साथ के साथ उसको ज्वाइन कर लीजिए, उससे ये बेनिफिट मिलेगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छे से पढ़िए, हम यूपीएससी शॉर्ट पास करेंगे, और आप इसी के साथ आगे बढ़िए, अपने मन के अंदर मोटिवेशन को बनाए रखिए, तभी सारी चीज़ें पॉसिबल होगी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।